नमस्कार दोस्तों और मित्रों, बिल्कुल साथियों, मैं सिकवाल सर एक बार पुनः आपका उदयपुर के सर्जी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल आपको इस बात का पता होगा, जितने भी मेरे साथी बंधु जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, या वो थर्ड ग्रेड हो, या फिर यहां तक वो शारीरिक शिक्षक की तैयारी करने वाले हो, या फिर मैं पुस्तकालय भर्ती की बात कर रहा हूं, उन सभी में मनोविज्ञान का विशेष महत्व है। बिल्कुल आपको यह पता है कि उदयपुर का सर्जी स्टडी सेंटर जो निरंतर मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी को चलायमान रखा है, तो बिल्कुल साथियों मेरे साथ इस वीडियो में जुड़िएगा और आज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आप और हम दोनों मिलकर चर्चा करते हैं। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 12 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? देखिए, समझिए, उत्तर तक पहुंचिए। प्राणी के, किसके साथियों? प्राणी के बात कर रहा हूं, प्राणी के व्यवहार, और वो भी कौन से? पूर्वकृत। प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है। उक्त कथन का प्रतिपादक कौन है? यानी कि जो भी मनुष्य है, जो भी शख्स है, जो भी प्राणी है, उसके पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत होती है। यह कथन किसने दिया? यदि आप उत्तर देते हो ग्रेट, तो यह कथन ग्रेट का नहीं होगा साथियों। यदि उत्तर आप देते हो रायबान, तो यह कथन क्या हो गया? यह भी गलत हो गया। यदि आप उत्तर देते हो लेडेन, तो यह भी कथन क्या हो गया? गलत। तो आपको यह पता हो गया होगा, यह विलियम जेम्स वही व्यक्ति है जिसने सबसे पहली बार आदतों का उल्लेख किया था। यह वही शख्सियत है जिसने आदत की क्या कथन का कि प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति ही आदत कहलाती है। तो इस कथन के प्रतिपादक कौन हो गए साथियों? विलियम जेम्स हो गए। कौन हो गए? विलियम जेम्स हो गए। ये पहला व्यक्ति है जिसने आदतों का काफी उल्लेख किया था। अब चीज आती है, गेरट की बात क्यों गलत हो रही है? क्योंकि साथियों गेरट का यह मानना था, जो कार्य पहले हम जानबूझकर करते हैं और उसको इतनी बार अधिक दोहराया जाता है कि वो यंत्रवत हो जाता है और वैसा का वैसा होने लगता है, उसी व्यवहार को आदत कहते हैं। तो जानबूझकर बात की गई, जानबूझकर किया जाने वाला कार्य आदत है। ये बात किसने कही थी? ये बात आपके गेरट ने कही थी। इस वजह से यह कथन क्या हो रहा? गलत। रायबर्न की यदि बात करें, तो रायबर्न ने मनोवृत्ति को लेकर बात कही थी। कौन सी वृत्ति को लेकर? मनोवृत्ति को लेकर बात कही थी। आदत को लेकर कोई कथन नहीं कहा था। लेडल ने भी क्या कहा था कि एक तरह से मशीनीकरण ही क्या होता? आदत होता है। इसलिए यह कथन भी क्या हो गया? गलत। तो बिल्कुल पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति किसने कहा था? विलियम जेम्स ने कहा। इस वजह से यह कथन क्या हुआ? सही हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। काफी इंपोर्टेंट था यह क्वेश्चन। देखिए, भारत में रुचि मापन की शुरुआत कब से हुई? भारत में रुचि मापन की शुरुआत कब से हुई? कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जैसे यह शब्द आता है रुचि, देखिएगा, रुचि शब्द रुच धातु से निकला है। किससे निकला है साथियों? रुच धातु से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है, यह अर्थ होता अंतर करने की योग्यता। अंतर करने की क्या है? योग्यता, या फिर यो मैं कहूं फर्क पड़ना भी रुचि कहलाता है। अब चीज आती है, यहां रुचि मापन को लेकर बात हो रही है। रुचि मापन के अंतर्गत यदि देखा जाए, 1919 में एक संस्था हुई थी। उस संस्था का नाम था कानिर्गो संस्थान। क्या नाम था?
कानिरको संस्थान ये वो संस्था है जिसने पहला रुचि प्रपत्र का निर्माण किया था। तो प्रथम रुचि प्रपत्र किसने बनाया था? कानिरको संस्थान ने बनाया था। अब चीज आती है भारत में रुचि पत्र। तो भारत में रुचि पत्र की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी साथियों 1956 में हुई थी। भारत में रुचि की शुरुआत कब से हुई? 1956 में हुई थी। और यदि देखा जाए इस कूड़र रुचि पत्र को लेकर भी चर्चा की गई। इस कूड़र रुचि प्रपत्र को लेकर भी चर्चा की गई। अब आपके सामने ये 3 विकल्प क्यों गलत हुए? क्योंकि साथियों 1930 की यदि हम बात करते हैं तो 1930 में बाल अध्ययन आंदोलन का सूत्रपात हुआ। बाल अध्ययन आंदोलन। और भारत में बाल अध्ययन आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। कहां पर? भारत में। तो इसी वजह से यह कथन यहां ये जो सन लिखा ये गलत हो गया। 1830 इसलिए गलत हुआ क्योंकि ब्रेल पद्धति का निर्माण हुआ था। ब्रेल पद्धति। अब आप सोच सकते हैं ब्रेल पद्धति जो अंधे बालकों को पढ़ाने में काम आती है और लुई ब्रेल के द्वारा इसका निर्माण 1830 में हुआ। 1920 में यह विकल्प क्यों गलत हुआ? शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप आया था। शिक्षा मनोविज्ञान का, कौन से मनोविज्ञान का? शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट स्वरूप आया था। स्पष्ट स्वरूप कब आया था? 1920 में आया था। तो आपको यह पता हो गया होगा आखिर ये 3 विकल्प क्यों गलत हुए। 1920 में समग्रवादी संप्रदाय की भी घोषणा हुई थी। 1920 में गैस्ट्रो संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक के रूप में मैक्स वर्दिमर भी हुए हैं। तो बिल्कुल आपको ये पता हो गया। काफी हमने हर ऑप्शन को लेकर चर्चा की है। 1956 में रुचि प्रपत्र जो भारत में शुरुआत हुई वो थी 1956। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, भाटिया के अनुसार रुचि के पहलू है। भाटिया ने रुचि के कौन कौन से पहलुओं की चर्चा की? ये अगर आपको आता है तो उत्तर आप दे सकते हो। क्या उसने व्यवहार पहलू को महत्वपूर्ण स्थान दिया? क्या उसने विधान को दिया? क्या ज्ञानात्मक को दिया? या सभी है? देखिएगा यहां पर एक भाटिया शब्द लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? भाटिया। और भाटिया ने रुचि के रुचि के 3 पहलू बताए थे। कितने पहलू बताए थे साथियों? 3 पहलू बताए थे। और 3 पहलू कौन कौन से थे? 3 पहलुओं की यदि बात करूं तो पहला पहलू इसने ज्ञानात्मक को बताया। किसको बताया? ज्ञानात्मक को। दूसरा पहलू भावात्मक को बताया। किसको बताया? भावात्मक को। और तीसरा पहलू क्रियात्मक को बताया है। अब सोचिए, क्या इन विकल्प में, इन तीनों में से कोई विकल्प दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। वो कौन सा विकल्प है? ज्ञानात्मक। तो आंसर क्या हो गया आपके? सी सही हुआ। व्यवहार का संबंध मनोविज्ञान से है। शिक्षा मनोविज्ञान को वैधानिक विज्ञान कहा गया और उपयोग सभी होता ही नहीं। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा आखिर ये क्वेश्चन जो था, जो कि भाटिया के अनुसार रुचि का पहलू था, तो क्यों सही हुआ? ज्ञानात्मक पहलू, भावात्मक पहलू और क्रियात्मक पहलू की भाटिया ने चर्चा की। चले हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। व्यक्ति प्रतिमान का केंद्र बिंदु है। व्यक्ति जो होता है वे प्रतिमान का क्या माना गया? केंद्र बिंदु माना गया। तो बात हो रही है व्यक्ति के प्रतिमान का केंद्र बिंदु किसे माना गया? मनोवृत्ति को माना गया, आत्म संपत्ति को माना गया, रुचि को माना गया, या सामाजिकता को माना गया। बात हम कर रहे हैं व्यक्ति के प्रतिमान का केंद्र बिंदु किसे माना गया। देखिएगा, यदि आप उत्तर देते हो मनोवृत्ति तो ये गलत होगा।
क्योंकि मनोवृत्ति जो होती है ये व्यक्ति के प्रतिमान का केंद्र बिंदु नहीं होती है, अपितु ये धारणा होती है। क्या होती है? धारणा होती है। इसलिए ये क्या हुआ? गलत हुआ। यदि आप उत्तर दे तो आत्मसंप्रत्यय, तो साथियों ये बिल्कुल क्या माना गया? सत्य माना गया, बिल्कुल करेक्ट माना गया, क्योंकि व्यक्ति के प्रतिमान का केंद्र बिंदु क्या है? आत्मसंप्रत्यय है साथियों। क्या है? आत्मसंप्रत्यय, जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल्फ कॉन्सेप्ट, जिसे आप कहते हो। यदि आप रुचि की बात करते हो तो रुचि ये केवल अंतर को लेकर बात होती है। यदि आप सामाजिकता को लेकर कहते हो तो इसका संबंध केवल कौशलता से है। तो बिल्कुल आंसर आपके समक्ष है, बी बिल्कुल सही माना गया कि व्यक्ति के प्रतिमान का केंद्र बिंदु सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले यदि हम आत्मसंप्रत्यय की बात करें तो इस आत्मसंप्रत्यय पर जिस व्यक्ति ने चर्चा की थी वो व्यक्ति था रेन, डेस और साथ में कोर्स। ये वो शख्सियत था जिसने सबसे पहली बार आत्मसंप्रत्यय को लेकर चर्चा की थी। चले हम अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आपको आनंद आ रहा होगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नावली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, केटल ने आत्मसंप्रत्यय को किसकी चाबी बताई है? कहीं बार ये एग्जाम में सवाल आया है, भविष्य में आ भी सकता है। बिल्कुल केटल के अनुसार आत्मसंप्रत्यय, यहां संप्रदाय नहीं है, क्या है साथियों? संप्रत्यय है। केटल के अनुसार आत्मसंप्रत्यय को किसकी चाबी बताया गया है? सेल्फ कॉन्सेप्ट इज, जैसे ही मैं इसका इंग्लिश वर्जन बोलूंगा उत्तर आपके सामने आ जाएगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट की फॉर पर्सनैलिटी। तो बिल्कुल विकल्प क्या है? व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व को आत्मसंप्रत्यय व्यक्तित्व की चाबी होता है। यह बात किसने कही थी? केटल ने कही थी। तो सी विकल्प क्या है? सही है। और आदत क्यों गलत है? क्योंकि आदत जानबूझकर किया जाने वाला व्यवहार है, इसलिए आदत का विकल्प क्या हुआ? गलत हुआ। और व्यवहार जो होता है यह आपके दैनिक दिनचर्या पर आधारित है, और स्मरण जो है, जो याददाश्त है, यह आपके अवधान की शक्ति होती है, अवधान की शक्ति होती है। इस वजह से यह विकल्प क्या माना गया? यह गलत माना गया, यह गलत माना गया। और ये केटल ने जो परिभाषाएं दी उसमें से यह सवाल पूछा गया। तो बिल्कुल आपको यह पता हो गया कि केटल ने आत्मसंप्रत्यय को व्यक्तित्व की चाबी बताई है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब तक एग्जाम में सृजनात्मकता को लेकर कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए, जैसे सृजनात्मकता की विशेषताओं से सवाल आए, सृजनात्मकता में गिलफोर्ड के तत्वों से सवाल आए, सृजनात्मकता के मापन यंत्रों से सवाल आए। आजकल सवाल जो आने लगे हैं आपकी व्यक्ति विशेष पर आधारित आने लगे, जैसे टॉरेंस। ये एक ऐसी शख्सियत थी टॉरेंस जिसने मिन्नेसोटा परीक्षण बनाया था। सृजनात्मकता में कौन सा परीक्षण बनाया? मिन्नेसोटा परीक्षण इसने दिया था। किसने दिया? टॉरेंस ने दिया था। यह मिन्नेसोटा परीक्षण लगभग 1968 के आसपास बनाया गया, और इसका प्रयोग स्कूली विद्यार्थियों की, कौन से विद्यार्थियों की? स्कूली विद्यार्थियों की सृजनात्मकता मापने में, सृजनात्मकता मापन में काम में लिया गया। समझ गए होंगे। टॉरेंस ने कौन सा परीक्षण बनाया? मिन्नेसोटा परीक्षण बनाया। कई जगह 1966 में बताया गया,
कई जगह 1968। पूर्ण क्रियान्वयन कब हुआ? 1968 में हुआ। देखिएगा, टोरेंस एक ऐसी शख्सियत था जिसने सृजनात्मकता के कुछ तत्व बताए थे। यदि उनके तत्वों की यदि बात करें तो टोरेंस ने मौलिकता को पहला तत्व बताया, इसने लचीलापन को भी क्या बताया? तत्व बताया। धारा प्रवाहिता को भी तत्व बताया, लेकिन इसने तर्क को तत्व नहीं बताया। और यहां पर यही सवाल पूछा गया कि टोरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण के द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तो तर्क का मापन नहीं होता, तर्क का मापन नहीं होता है। बिल्कुल अभी डीएलएड का एग्जाम हुआ था और उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्यों सही हुआ आपको पता हो गया होगा अब तो। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही गंभीर क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए, बालक के अपराधी बनने में पारिवारिक पर्यावरण उत्तरदायित्व होता है। यानी कि बालक के अपराधी बनने पर पारिवारिक जो वातावरण है वो उत्तरदायित्व होता है। इसी वजह से तो बाल अपराध का प्रारंभिक प्रशिक्षण केंद्र किसे माना गया? परिवार को माना गया। देखिए, बाल पहले तो ये देखिए, बाल अपराध का जनक किसे बताया गया? जनक तो होता है सीजर लाम्ब्रोस होता है। कौन होता है? सीजर लाम्ब्रोस। इसके अलावा बाल अपराध का प्रारंभिक, यह भी सवाल एग्जाम में पूछा गया, प्रारंभिक प्रशिक्षण केंद्र किसे बताया गया? परिवार को बताया गया। और ये इस बात का समर्थन इस कथन में हो गया। देखिएगा, बालक के अपराधी बनने में पारिवारिक वातावरण उत्तरदायी होता है। यह बात हरलोक ने कही, नहीं की साथियों। क्या यह बात वैलेंटाइन ने कही? नहीं की साथियों। क्या यह बात वाटसन ने की? बिल्कुल नहीं की है। तो किसने की? हैंडफील्ड नामक एक व्यक्ति हुआ है जिसका यह मानना था। क्या मानना था? कि बालक के अपराधी बनने में पारिवारिक जो वातावरण होता है वो क्या रहता है? वो उत्तरदायी होता है। इस बात के कॉन्सेप्ट को इसने समझाया। समझाने वाला व्यक्ति कौन था? हैंडफील्ड नाम का व्यक्ति था। अब आप सोच रहे हो हरलोक क्यों गलत है? क्योंकि इसने विकास को लेकर कथन कहे थे, इसने शैशवावस्था को लेकर कथन कहे थे और इसने व्यवहारवाद को लेकर कथन कहे थे। इस वजह से ये तीन क्या हुए? गलत हुए और हैंडफील्ड सही हुआ। तो डी ऑप्शन क्या हुआ? बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसी ने यह कथन दिया था। चले अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 या 8 या अष्टम। बाकर मेहंदी के अनुसार सृजनात्मकता का कौन सा तत्व है? बाकर मेहंदी ने सृजनात्मकता का कौन सा तत्व बताया है? क्या बाकर मेहंदी ने नवीनता को बताया, विस्मयता को बताया, लोचशीलता को बताया, चिंतन को बताया? देखिएगा, सृजनात्मकता मापन के समय समय पर अनेक प्रकार के परीक्षण निर्मित हुए हैं, जैसे इंदौर के बीके पासी परीक्षण, अलीगढ़ का बाकर मेहंदी परीक्षण। अब बात हो रही है बाकर मेहंदी परीक्षण जो था या बाकर मेहंदी मनोवैज्ञानिक जो था उसने सृजनशीलता का कौन सा तत्व बताया? तो देखिएगा, बाकर मेहंदी की यदि हम बात करें उसके अनुसार कौन सा तत्व है, तो बाकर मेहंदी के अनुसार नवीनता नहीं तत्व है, आश्चर्यजनकता नहीं तत्व है,
लेकिन चिंतन को भी नहीं माना गया। तो बाकर मेहंदी के अनुसार कौन सा तत्व है? लोचशीलता, जिसे लचीलापन कहा गया है। क्या कहा गया? लचीलापन भी कहा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही गहराई के साथ यह सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 शब्द है मेंटल डिफेंसी एक्ट। क्या शब्द दिया गया? मेंटल डिफेंसी एक्ट। और इस एक्ट का संबंध है क्या प्रतिभाशाली बालकों से है, या विकलांग बालकों से है, या सर्जनशील बालकों से है, या मंदबुद्धि बालकों से है? देखिएगा, शब्द आ गया मेंटल और साथ में मेंटल डिफेंसी एक्ट। ये मेंटल डिफेंसी एक्ट इंग्लैंड में पारित किया गया। कहां पारित किया गया साथियों? इंग्लैंड में। कब पारित किया गया? 1913 में पारित किया गया। इस एक्ट के पारित होते ही एक तो मंदबुद्धि बालक, कौन सा बालक? मंदबुद्धि बालक। एक आपके आ गया पिछड़ी बुद्धि बालक, पिछड़ी बुद्धि बालक। ये दोनों क्या हो गए साथियों? ये दोनों अलग हो गए। जब तक यह एक्ट पारित नहीं किया गया तब तक मंदबुद्धि बालक और पिछड़ी बुद्धि बालक को एक माना जाता है। जैसे ये एक्ट इंग्लैंड में पारित हुआ, मंदबुद्धि बालक और पिछड़ी बुद्धि बालक अलग हो गए। तो बिल्कुल अब यहां सवाल पूछा गया क्या मेंटल डिफेंस एक्ट का संबंध है? तो यहां पर मंदबुद्धि बालक है क्या? नहीं है इसमें। तो ये आंसर विकल्प गलत। विकलांग बालक ये भी नहीं है, सर्जनशील बालक ये भी नहीं है। तो बिल्कुल आपके सामने क्या आ गया यहां पर? चौथा विकल्प मंदबुद्धि। तो बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो मेंटल डिफेंस एक्ट का संबंध किससे है? मंदबुद्धि बालकों से है। चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जबरदस्त और काफी तारीफ लायक है। इकाई और साथ में क्या? बीने टीका प्रणाली का संबंध। कहने का मतलब इकाई और बीने टीका, इन प्रणालियों को, इन विधियों को, इन शिक्षण व्यू रचनाओं को, इन पद्धतियों का संबंध किससे है? क्या किलप्रैक्टिक से है? नहीं है, क्योंकि किलप्रैक्टिक का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट विधि से है। किससे है? प्रोजेक्ट विधि से। इस वजह से ये पहला विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। क्या बीने टीका का संबंध आर्म स्ट्रॉन्ग से? नहीं है। क्यों नहीं है? आर्म स्ट्रॉन्ग, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध हार्वेस्टिक पद्धति से है, हार्वेस्टिक विधि से है। तो यह भी विकल्प क्या हो गया? गलत। यदि आप उत्तर देते हो फ्रोबेल तो यह आंसर भी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि फ्रोबेल का संबंध किससे है? इसका संबंध किंडरगार्टन विधि से है। क्लियर? और विकल्प में बचा आपके कॉर्टन और बासबर्न, इनका संबंध किससे है? बीने टीका पद्धति से है और इसे ही इकाई पद्धति कहा गया। तो डी विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। तो एक एक शब्दों को अर्थ बताते हुए मैंने आपसे चर्चा करने जा रहा हूं और कर रहा हूं। तो बिल्कुल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर कीजिएगा, कई लोगों का भला हो जाए। चलिएगा आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? एक शब्द दिया गया, दी अचीविंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक। अचीव यानी उपलब्धि, इसका मतलब उपलब्धि
और सोसाइटी यानी संस्था, यानी कि एक ऐसी संस्था जो उपलब्धि को प्राप्त करती है। तो ये उपलब्धि संस्थान जो है, जिसको दी अचीविंग सोसाइटी कहा गया, तो इसका संबंध किससे है? क्या इसका संबंध डेविड मैकक्लेलैंड से है? क्या इसका संबंध एरिक्सन से है? क्या इसका संबंध आसुदेव से है? क्या इसका संबंध सिगमंड फ्राइड से? बिल्कुल एक एक ऑप्शन, एक एक विकल्प पर हम चर्चा करेंगे और उत्तर कौन सा होगा आपको स्वतः ही पता पड़ जाएंगे। तो चलिए, फ्राइड का संबंध अचीविंग सोसाइटी से नहीं है, इसका संबंध मनोविश्लेषण से है। किससे है साथियों? मनोविश्लेषण से है। इसके अलावा इसका संबंध अचेतन मन से है। किससे है? अचेतन मन से है। इसका संबंध कल्पनाशीलता या मनोशीलता से है। इसका संबंध टोटम टेबू से है। तो बिल्कुल फ्राइड का संबंध इनसे है, तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। आसुबेल की यदि हम बात करें तो इसका संबंध अग्रिम संगठन प्रतिमान से है, मॉडल से है। यह भी क्या हो गया? गलत हो गया। एरिक्सन की यदि बात करें तो एरिक्सन ने उपलब्धि जो परीक्षण हुआ है, उपलब्धि परीक्षण को लोकप्रिय बनाया है। इसके अलावा एरिक्सन वो व्यक्ति है जिसने मनोसामाजिक सिद्धांत पर कार्य किया, मनोसामाजिक सिद्धांत पर। तो यह भी विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपको पता पड़ गया होगा, डेविड सी मैकक्लेलैंड था जिसने उपलब्धि परीक्षण लगभग 1990 के आसपास दिया था, और इसी व्यक्ति ने दी अचीविंग सोसाइटी या फिर दी अचीविंग सोशल वर्क के रूप में कार्य किया, उपलब्धि परीक्षण के रूप में कार्य किया। तो इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही माना गया। तो बिल्कुल ये फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया होगा। चले हम साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कल्पना का शिक्षा में क्या स्थान है? इसका मतलब जो इमेज होती है उसका आपके एजुकेशन में क्या वरीयता रखती है? क्या वो यथार्थ ज्ञान का आधार होती है? यदि आप कल्पना की बात करते हो तो यथार्थ ज्ञान का आधार नहीं है, क्योंकि कल्पना वास्तविकता से काफी दूर होती है। काफी क्या होती है? दूर। तो यथार्थ ज्ञान तो वास्तविकता पर आधारित है, लेकिन कल्पना तो वास्तविकता से काफी दूर होती है। कल्पना क्या है? वास्तविकता से काफी क्या दूर। इसका मतलब पहला ऑप्शन से इसका कोई समझौता नहीं है। यदि आप सोचते हो प्रतिबोधन, तो विचार जो चलता है आपके मानस में चलता है, तो उसका कभी आप बैठे बैठे सुदूर देश में पहुंच जाते हो तो उसका आपको कई बार बोध भी नहीं होता, तो प्रतिबोध में यह सहायक नहीं है। क्या कल्पना ज्ञान के अभाव को दूर करती है? बिल्कुल ये ज्ञान के अभाव को दूर नहीं कर सकती, इससे भी संभव नहीं है। क्योंकि कल्पना कब होती है? जब आपके पास विचार हो। जब आपके पास विचार हो, शब्द भंडार होते हैं, तो बिल्कुल आपका ज्ञान क्या होता है? जो अभाव है वो दूर हो जाता है। तो इससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो यहां पर कल्पना क्या करती है? आप में
रचनात्मक शक्ति का निर्माण करती है। कौन सी शक्ति का? रचनात्मक शक्ति का। और रचनात्मक शक्ति आते ही आप भौतिकवाद की ओर भी जाते हो, आप साहित्य की ओर भी जाते हो। तो बिल्कुल कल्पना का जो संबंध है और शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रादुर्भाव करना है। तो डी विकल्प इसमें क्या माना गया? सही माना गया। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, इसका संबंध है। यह थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर सवाल है। जब हम किसी कार्य को सीख लेते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, जब हम किसी कार्य को नहीं सीख पाते तो निराश हो जाते हैं। बिल्कुल ये थॉर्नडाइक के प्रमुख नियमों से पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा, बात कर रहा हूं मैं थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम बताए थे। पहला नियम क्या बताया था? पहला नियम इसने बताया तत्परता का नियम। दूसरा नियम अभ्यास का बताया था, अभ्यास का नियम। और तीसरा इन्होंने बताया प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। देखिए, इन 3 नियमों को समझिए और उत्तर तक आप पहुंच जाओगे। किसी कार्य के लिए किसी भी बच्चे को प्रेरित किया जा सकता लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता। यह क्या? तत्परता। घोड़े को तालाब तक लेकर आ सकते हो, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अभ्यास, बार बार अभ्यास से कठिन विषय वस्तु भी याद हो जाती है। प्रभाव का नियम, जो विषय वस्तु हमें अच्छी लगती है, जो हमारे काम की होती है, जो हमसे प्रयोजन रखती है, जिसके परिणाम हमारे लिए अच्छे होते हैं, बच्चा या अधिगम करता उसी को सीखना चाहता है। तो देखिए, क्रिया की सफलता जो हमें संतुष्ट करती है और असफलता हमें असंतोष करती है। तो ये नियम किस पर आधारित है? प्रभाव। तो यहां पर कौन सा है? प्रभाव का नियम। तो ए विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। अभ्यास गलत हो गया, तत्परता गलत होगी और व्यवहार नाम का कोई नियम होता ही नहीं। तो ए विकल्प क्या हो गया? सही माना गया। चलिए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 काफी मार्मिक है और जबरदस्त है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, किसका यह कथन है? मानव जन्म के समय अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कटु अनुभव उसके स्वभाव को बुरा बना देता है। बहुत ही जबरदस्त कथन है साथी। इस कथन को कहने वाला क्या देकार्ते है, या जॉन लोक है, या रूसो है, या विवेकानंद है? तो चारों कथन पर चर्चा करोगे तो उत्तर तक पहुंच पाओगे। देखिएगा, हम डेकार्टे की बात करते हैं तो डेकार्टे ने भौतिकवाद को लेकर कथन कहा है, भौतिकवाद को। तो यहां पर कोई भौतिकवाद है? जन्म के समय की बात हो रही है कि जन्म के समय मनुष्य अच्छा होता है, समाज के कड़वे अनुभव उसे क्या बना देते हैं? उसे बुरा बना देते हैं। तो डेकार्टे ने यह कथन नहीं कहा। जॉन लोक की यदि हम बात करते हैं तो जॉन लोक ने जो बातें कही कि शिशु का मस्तिष्क और एक कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखे जाते हैं, तो ये अनुभव की बात करता है। तो ये विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। यदि आप रूसो की बात करते हो तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। रूसो ही एक ऐसी शख्सियत है और जिसने 3 तरह के कथन कहे हैं। पहला कथन रूसो ने अपनी पुस्तक एमिला में, जिसका नाम क्या है? इमाइल भी है। क्या है साथियों? इमाइल। 3 कथन आपके सामने बोल रहा हूं रूसो के। रूसो यह कहता है प्रत्येक शिक्षक को बालक रूपी पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा कथन रूसो का, रूसो कहता है
यदि बालक गिर रहा हो तो गिरने दीजिए, वो अपने अनुभव से सीखेगा। और तीसरा कथन आपके सामने है कि मानव जन्म के समय अच्छे स्वभाव का होता है, परंतु समाज के कटु अनुभव स्वभाव को बुरा बना देता है उसके। तो ये कथन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, और रूसो वही शख्सियत है जिसे निरंकुशवादी राजा की संज्ञा दी है। अब आप सोच रहे हैं विवेकानंद क्यों गलत है? क्योंकि विवेकानंद ये कहता है अंतर्निहित शक्तियों की पूर्णता की पूर्ण अभिव्यक्ति क्या है? शिक्षा है, इस बात को कहता है। तो बिल्कुल आपको पता हो गया होगा जो से विकल्प है ये करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शब्द आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने 15 क्या है? स्मृति पर सर्वप्रथम अध्ययन करने का श्रेय किसे दिया गया? हमारी जो याददाश्त है, हमारा जो मानस पटल है, हमारी जो स्मरण शक्ति है, इस पर अध्ययन करने का श्रेय किसको दिया गया? स्मृति पर सबसे पहली बार अध्ययन किसने किया? क्या साथियों वो कोलर ने है? नहीं, ये सूझ की बात पर अध्ययन करता है। क्या वो एबिगास है? बिल्कुल स्मृति पर अध्ययन करता है, स्मृति पर अध्ययन किया है। पावलो, ये भी गलत है। क्यों? इसने शास्त्रीय अनुबंधन की बात कही है, शास्त्रीय अनुबंधन। और स्किनर, इसने प्रबलन की बात कही है, इसने क्रिया प्रस्तुत की बात कही है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा एबिगास वो शख्सियत है जिसने स्मृति पर सबसे पहली बार चर्चा की थी। चले आगे की ओर। ये एबिगास वही व्यक्ति है जिसने शुरुआती दौर में इस बात को कहा था मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा है। तो बिल्कुल ये एबिगास बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति रहा है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक मानसिक योग्यता पुस्तक के रचनाकार, मतलब प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी पुस्तक जिस व्यक्ति ने लिखी उस व्यक्ति का नाम थर्स्टन है। डायरेक्ट उत्तर पहुंचा रहा हूं मैं। उत्तर पहुंचाते के साथ ही 3 विकल्प पर भी चर्चा कर रहा हूं। देखिए, गिलफोर्ड की पुस्तक का नाम क्षेत्रीय मनोविज्ञान है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम शिक्षा मनोविज्ञान है। और केटल ने व्यक्तित्व को लेकर कार्य कहा और व्यक्तित्व प्रतिरूप नामक पुस्तक को लेकर भी चर्चा कही है। तो केटल भी नहीं है, थॉर्नडाइक भी नहीं है और गिलफोर्ड भी नहीं है। तो थर्स्टन जिसने बुद्धि का समूह सिद्धांत दिया था, समूह का सिद्धांत, बुद्धि का समूह का सिद्धांत या फिर संघ का सिद्धांत भी कहते हैं। तो समूह तत्व का सिद्धांत या संघ का सिद्धांत यदि हम बात करें तो थर्स्टन एक ऐसी शख्सियत है जिसने शुरुआत में 13 तत्वों का समूह बताया। बुद्धि को क्या बताया? 13 तत्वों का समूह। और इस थर्स्टन का एक सहयोगी था जिसका नाम था केली। इसने बुद्धि को 9 तत्वों का समूह बताया। वर्तमान में कितने मान्य हैं? केवल 7 तत्व मान्य है। तो थर्स्टन ने बुद्धि का जो संघ का सिद्धांत दिया, समूह तत्व का सिद्धांत दिया, यदि हम उसकी बात करें, यह समूह तत्व का सिद्धांत 1938 में दिया और उसी दरमियान इसी थर्स्टन नाम के व्यक्ति ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटी
प्राथमिक मानसिक योग्यता पुस्तक लिखी थी। तो समझ गए होंगे डी क्यों सही हो रहा है ये विकल्प। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन जबरदस्त है। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में टर्मन ने कब संशोधन किया? देखिएगा शब्द आ रहा है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में निर्मित हुआ। कब हुआ? 1905 में निर्मित। पहला संशोधन 1908 में, द्वितीय संशोधन 1911 में हुआ। लेकिन टर्मन ने इसमें जब संशोधन किया वो सत्र था 1916। कब था साथियों? 16। तो यहां पर आप सोचिए क्या 1916 कोई विकल्प है? कलर चेंज करके देखते हैं। बिल्कुल विकल्प है 1916। तो 1916 में ही टर्मन ने यह संशोधन किया और बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का नाम टर्मन स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण हो गया। जो शुरुआत में बीने साइमन बुद्धि परीक्षण था और जैसे ही टर्मन ने इसमें संशोधन किया तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का नामकरण भी चेंज हो गया। अब यह नामकरण क्या हो गया? टर्मन स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण हो गया। 1590 में साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी गई। कब लिखी गई? साइकोलॉजिया 1590 में। किसने लिखी? रूडोल्फ गोएकले ने लिखी। रूडोल्फ गोएकले ने। तो आपको ये पता हो गया इस विकल्प पर चर्चा क्यों ये गलत है। 1920 में गेस्टोलवाद का उदय हुआ। गेस्टोलवाद का उदय। और 1911 में द्वितीय संशोधन हुआ। द्वितीय संशोधन बीने साइमन बुद्धि का द्वितीय संशोधन हुआ। तो आपको ये पता पड़ गया होगा आखिर हर विकल्प पर हमने चर्चा की और सी विकल्प बिल्कुल सही माना गया। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है। यह शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है ये क्वेश्चन, क्योंकि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी में हमने शिक्षक भर्ती नाम दिया। तो शिक्षक भर्ती के अंदर क्या शारीरिक टीचर भी शिक्षक भर्ती का केंद्र बिंदु नहीं है? बिल्कुल है। तो देखिए खेल मनोविज्ञान का पिता किसे कहा गया? विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो ये पहला ही विकल्प क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है। और सिंगर जो था ये कीड़ा शास्त्र पर कार्य किया था इसने, कीड़ा शास्त्र को लेकर। ये भी क्या हो गया? गलत। लेकिन कोलमैन खेल मनोविज्ञान का क्या है? जनक है। पूरा नाम क्या है? कोलमैन ग्रिफिथ। अब जो रोजर्स है साथियों, इसने व्यक्तित्व को लेकर कार्य किया था। तो बिल्कुल ये विकल्प क्या हो गया? गलत। तो खेल मनोविज्ञान का जो पिता है, जनक है, वो कोलमैन ग्रिफिथ है, जिसने खेल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक कार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। अभिप्रेरणा में भूख का संबंध है। अभिप्रेरणा के चक्रीय रूप से यह सवाल पूछा हुआ है। कैसे? अभिप्रेरणा में भूख का संबंध पूछा है। तो अभिप्रेरणा का जो चक्रीय रूप है, चक्रीय रूप, उस चक्रीय रूप में सबसे पहला तत्व आवश्यकता है, दूसरा तत्व चालक है, तीसरा तत्व उद्दीपक है और तीनों का योग प्रेरक है। तब देखिएगा आवश्यकता का संबंध किससे रहता है? भोजन से रहता है। चालक का संबंध किससे रहता है? कि भूख से रहता है। उद्दीपक का संबंध किससे रहता है? कि भोजन से रहता है। और तीनों का योग क्या कहलाता है? तीनों का
का योग, ये कहलाता है प्रेरक। तो अब आप सोचिएगा यहां पर भूख का संबंध किससे माना गया, तो आपको समझ में आ गया कि भूख का संबंध चालक, और चालक का एक नाम पर्णोद भी है। तो यहां पर्णोद दिखा है, बिल्कुल लिखा है, तो ये विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। बाकी आवश्यकता गलत होगी, उद्दीपक गलत हो गया और बुद्धि योग्यता गलत हो गई। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है और पूछा हुआ सवाल है साथियों। इसका उत्तर आपको देना है। कैसे? मूल्यांकन का अर्थ है, मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य धन अंकन। और मूल्यांकन की यदि बात करें तो यह शाब्दिक अर्थ की यदि मैं बात करता हूं, मूल्यांकन के कौन से अर्थ की, शाब्दिक अर्थ की, तो शाब्दिक अर्थ है मूल्यांकन का निर्णय करना है। क्या है साथियों? निर्णय करना। क्या इन विकल्प में ऐसा कोई शब्द दिखाई दे रहा है? बिल्कुल उत्तर आपके सामने है। मूल्यांकन का अर्थ क्या हो गया? निर्णय करना। परखना है नहीं, परीक्षण है नहीं, जांच है नहीं। तो मूल्यांकन का जब भी ये सवाल आए और सीधा वो अर्थ पूछे, मूल्यांकन का अर्थ क्या है? निर्णय करना होता है साथियों। तो बी विकल्प क्या माना गया? बिल्कुल सही माना गया। और मूल्यांकन की देन प्रजातंत्रीय देश अमेरिका की है। यह मूल्यांकन की देन किसकी मानी गई? मूल्यांकन की देन प्रजातंत्रीय देश अमेरिका की देन मानी गई। अमेरिका की देन है। भारत में मूल्यांकन की शुरुआत कब से मानी गई? भारत में, तो भारत में 1956 से मानी गई। ध्यान रखना ही है, कुछ कॉमन चीज है इसलिए मैंने इसको यहां बताई। तो देखिएगा, तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ आपको पता हो गया, निर्णय। बिल्कुल साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइएगा जो वास्तव में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास संसाधनों का अभाव है। तो बिल्कुल मैंने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी जो मैंने चलायमान रखी है, कहां पर? उदयपुर के सर्जी स्टडी सेंटर पर। अब आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल मैं सिकवाल सर इस प्रश्नोत्तरी को निरंतर चलायमान रखूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। हो सकता है संभवतया उन बहुत सारे क्वेश्चन में से भी एग्जाम में, भविष्य के जो भी एग्जाम होंगे उसमें आपको बहुत सारे पर्सन मिल जाए। तो बिल्कुल मेरा पुनः एक बार निवेदन है, जब तक साथियों आप सफल नहीं हो जाते हो तब तक निरंतर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि यह मैंने बहुत ही नजदीक से इस चीज को आभास किया है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे उस दिन आपके साथ फोटो खिंचाने की या फोटो खिंचाने वाले लोगों की लाइन रहेगी। तो बिल्कुल मेरा केवल इतना सा निवेदन है, निरंतर अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि सफलता आपके अंदर छिपी हुई है। फिर भी किसी कॉन्सेप्ट को लेकर आप कहीं को ऐसा लगे कि इस कॉन्सेप्ट को मुझे समझना चाहिए, तो बिल्कुल साथियों उदयपुर का सर्जी स्टडी सेंटर आपके लिए सदैव उसके दरवाजे खुले हैं। वहां मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में आपके सामने उपलब्ध रहूंगा। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और निरंतर अध्ययन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। सर वो कहाँ गए? ओम जी, यार उनको बुलाओ। अरे ओम जी, यार ये कब का ही बंद हो गया होगा यार, आवाज भी इसमें। ये आवाज बंद हो गई। मैं यहाँ पर देखा तो आवाज नहीं आ रही। नहीं